हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, सार्क। ठीक है, सार्क के बारे में आप तो अच्छे खासे सुने होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिलेगा सार्क के। सार्क के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, सार्क के कौन कौन से पर्यवेक्षक देश हैं, कौन क्या क्या उसके उद्देश्य है और क्या कौन कौन से सहयोग क्षेत्र है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और आते हैं सीधे वीडियो में। तो सार्क के सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये सार्क का। सार्क का अगर हम लोग एस फॉर देखेंगे तो एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन और एक फॉर क्या हो गया, एसोसिएशन, फॉर आर फॉर रीजनल एंड सी फॉर कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी से जानते हैं तो इसको कहते हैं दक्षेस। हिंदी का नाम क्या हो गया, दक्षेस। तो अगर इसका पूरा नाम बोलेंगे तो क्या हो गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कहीं न कहीं नाम आ रहा है दक्षिण वाले भाग से, तो हम लोग दक्षिणी भाग बोले, जैसे कि एशिया का दक्षिण वाले भाग में कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुआ था आपका 8 दिसंबर जो है 1985 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, ढाका, जो कि बांग्लादेश में। ठीक है, जबकि इसका जो मुख्यालय पूछेगा या तो सचिवालय, मुख्यालय या सचिवालय जो है आपका कहाँ पर है, काठमांडू, जो कि आपका कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में इसका क्या हो जाएगा, आपका मुख्यालय और या तो फिर सचिवालय, हेडक्वार्टर आप बोल सकते हैं। जबकि इसकी स्थापना हुआ है 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, और ये जो है इसलिए हम लोग 8 दिसंबर को हम लोग सार्क दिवस या सार्क डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं और जानते हैं कि जो सार्क देश कहाँ मौजूद है। अगर हम लोग सार्क देश के बारे में, आपको वीडियो में बहुत सारा आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देखने को मिलता है या फिर आपको याद कराने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, जैसे कि MBBS अपनी हो गया या MBBS पेन हो गया, ये सब जो आप भूल जाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर पूरा तरह से मैप में सेटअप है कि कौन कौन से देश आपका सार्क के अंदर आते हैं, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग एशिया का है। एशिया में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से देश सार्क के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा ये वाला कि जो सार्क के अंदर नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका पहला मालदीव। ठीक है, ये फर्स्ट में हो गया मालदीव। उसके अब जो आता है वो क्या हो गया आपका श्रीलंका, ये आपका दिख रहा होगा सेकेंड नंबर में आपका श्रीलंका, 2 देश होगी। ठीक है, तीसरा अपना भारत जो है, तीसरा में अपना जो इंडिया है वे है। चौथा में अगर बात करते हैं तो ये चल जाएगा आपका पाकिस्तान, जो हम लोग का पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान। वह ऐसे तो सब पड़ोसी ही है। ठीक है, तो चौथा में हो गया आपका पाकिस्तान। फिफ्थ में हो गया, पांचवा में कौन हो गया, अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग छठा का बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, और सातवां जो बात करते हैं ये हो गया आपका भूटान। और लास्ट जो 8th है वो कौन हो गया, बांग्लादेश। तो ये 8 कंट्री, कहने का मतलब हमारे जो सार्क कंट्री में, सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी कंट्रियाँ आती है, तो बोलिएगा 8 कंट्री। कितने, 8। पूरा का पूरा आपका जो भी हमारे पड़ोसी देश है वही है। आप एशिया का मैप लीजिएगा तो एशिया के जो साउथ भाग में, साउथ मतलब दक्षिणी भाग में, ये सब जो 8 देश है जो आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाया है जिसका नाम क्या है, सार्क। तो फिर से हम लोग याद रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन जो सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम ऑप्शन में म्यांमार रहेगा। म्यांमार जो होगा वो आपका सार्क देश के अंदर नहीं आती है, सार्क देशों के अंदर नहीं आती है। बाद बाकी जितने भी पड़ोसी देश है सब किसके अंदर आती है, सार्क में। ये क्वेश्चन बनता है। चले आगे आते हैं हम लोग और देखते हैं। अब इसमें एक एक करके सब हम लोग देशों के बारे में हल्का हल्का जानकारी ले लेंगे, कौन सा देश जो है इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ है उसको। तो हम लोग सबसे पहले जो नीचे आए थे हम लोग, क्या नाम है इसका, मालदीव। ठीक है, तो हम लोग मालदीव में जानते हैं कि मालदीव का क्या क्या है। तो मालदीव जो है ना सबसे फेमस है किसके लिए, तो आपका पर्यटन के लिए। अब दिख रहा होगा जो पर्यटन होता है टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि जो मालदीव है
इसमें जो इतना यहाँ पर शुद्धता के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की जो हवाएं होती है बहुत शुद्ध होती है, जबकि पानी तो और ज़्यादा शुद्ध है। यहाँ के देखा गया तो यहाँ के वाटर लेवल इतना शुद्ध है कि अगर इसमें कुछ कंकड़ या सिक्के भी गिरते हैं तो प्योर से हम लोग को दिखाई दे देती है। यहाँ ये तक भी बोला जाता है कि अगर आप कहीं मरीज बन के हैं और अगर मालदीव पहुँच गए तो आप स्वस्थ होकर लौटिएगा, इतना यहाँ पर प्योरिटी पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए सबसे बड़ा हब बना है कौन, पर्यटन के लिए कौन है, मालदीव। ठीक है, तो पूछेगा मालदीव किसके लिए फेमस है, तो टूरिस्ट और जो है पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है। ये एक आयरलैंड है, ठीक है, जो कि जस्ट अरबियन सागर में आपका देखने को मिलेगा। हिंद महासागर और अरबियन सागर के बीच में एक आइलैंड है। आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद जो हम लोग का है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका क्या है। तो श्रीलंका में सबसे पहले सार्क का एक केंद्र स्थापित है जिसका नाम क्या है, सार्क का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो है कहाँ पर, श्रीलंका के कोलंबो में। ये आपको दिख रहा होगा। ये जो हम लोग का इस एरिया में जब हम लोग देखेंगे एकदम समुद्री साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका क्या हो गया, कोलंबो। और कोलंबो में सार्क का सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ठीक है, साथ साथ में जो श्रीलंका का आज़ादी कब मिला था, तो याद रखिएगा 4 जनवरी 1948 को जस्ट हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ उसके कुछ ही महीनों के बाद आपको क्या हो गया, इसका आज़ादी मिला था नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, कब है, 4 जनवरी 1948। ये भी कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के चंगुल में ये भी फंसा हुआ था और इसको भी आज़ाद करवाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये सार्क का, ये जो सार्क का सदस्य है कौन, श्रीलंका। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है चाय के लिए। याद रखिएगा कि जो श्रीलंका है चाय का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात करने के लिए बहुत ही फेमस है। बाद बाकी बुद्ध का धर्म यहाँ पर माना जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अगला जो है अपना भारत, जो इंडिया है। इंडिया का तो बात जितना भी कम करे, जितना बात करे उतना कम है। अब यहाँ से देखिएगा, इसके लिए तो हम आप लोग को एक अलग से वीडियो बना देंगे जो कि पूरा डिटेल्स इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे देखिएगा इंडिया में जो फेमस है, जैसे कि आपका दिल्ली का आपका हो जाएगा क्या, तो दिल्ली का आपका इंडिया गेट हो गया। फिर मुंबई में जाएगा तो आपको ताज होटल देखने को मिलेगा। उसके बाद आगरा का ताजमहल और दिल्ली का रेड फोर्ट। ये जो मेन है आपका जो फेमस है उसका हम लोग इमेज लगाए। बाद बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको अच्छे से सेपरेट वीडियो में बता देंगे। अगला मेंबर जो है सार्क का, उसका नाम क्या है हम लोग को, तो ये हम लोग का पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान जो कि हम लोग का पड़ोसी देश है, जो हमेशा हम लोग को तंग करते रहती है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इसको प्राउड है, पता नहीं किस चीज़ का। और इसका शक्ल सूरत तो अच्छी खासी आपको दिख ही रहा होगा किस टाइप का है। तो यहाँ लेकिन इतना होते भी सार्क ने सदस्यों ने इसको भी कुछ एक केंद्र बना के दिया है, जिसका कौन सा केंद्र है यहाँ पे, सार्क ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो पूछेगा कि सार्क का ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ये देखिए यहाँ पर इस्लामाबाद मौजूद है, इसमें आपका सार्क का ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, बाद बाकी ये इस्लामिक कंट्री है और अपने गुणों के लिए बहुत ही फेमस है। कैसे कैसे काम करते हैं आप लोग को अच्छा खासा मालूम है। नेक्स्ट आते हैं। अगला जो हम लोग का नेक्स्ट कंट्री जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में देखिए कि अफगानिस्तान जो है ये आपका, ये भी एक सार्क का मेंबर है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग बात करते 2005 से पहले जो है ना, सार्क में सिर्फ 7 कंट्री हुआ करते थे, 7 ही मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 2005 में जो हुआ 13वां शिखर सम्मेलन हुआ सार्क का, तो उसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि अफगानिस्तान को भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, शामिल किया, यह बात रखा गया था इंडिया थ्रू ही, इंडिया के द्वारा ही इस बात को रखा गया। ठीक है, लेकिन जब 2 साल के बाद जब आया, ये हुआ था आपका क्या, 13वां हो गया था। लेकिन जब 14वां हुआ, कब हुआ, तो आपका 2007 में, 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन हुआ किसका, सार्क का। तो वहाँ पर इसको मेंबरशिप प्रदान कर दिया गया कि आप क्या होगे, कि आप सार्क के मेंबर हो सकते। तो पूछेगा कि 2007 से पहले सार्क में कितनी कंट्री आया करती थी, तो 7 याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन 2007 के बाद और एक कंट्री को जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। ये भी एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पर जब जो है एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम क्या है, हिंदकुश पर्वत। और इसी हिंदकुश पर्वत के नाम पर ही हम लोग का देश जो है क्या हो गया, हिंदुस्तान पड़ा है। कोई हिंदू के धर्म के प्रति नहीं पड़ा है। एक हिंदकुश पर्वत है जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर है, क्योंकि अखंड भारत जो होता है, अखंड भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदकुश पर्वत से ही होती है। ठीक है, इसलिए पूरे के पूरे इलाका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान। बाद बाकी यहाँ पर अफगानिस्तान में आपको एक अफीम की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। साथ साथ में एक फेमस बांध है जिसका नाम क्या है, सलमा बांध। ठीक है,
ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान का आपको हल्का फुल्का जानकारी मिल गई। या यही वाला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है, कौन सा देश या कौन सा राष्ट्र जो है ना ये 8वां सदस्य बना था, तो याद रखिए अफगानिस्तान, जो कि कन्फ्यूजन करता है, कहीं कहीं ऑप्शन 2005 देता है, 2007 देता है। तो 2005 में उसको शामिल करने की बात कहा गया था, शामिल करने के प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन मेंबरशिप जो मिला था वह 2007 में मिला था। आगे आते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्या कहते हैं सांस्कृतिक वाला देश है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 88% से ज़्यादा भी आपको कौन सा धर्म के लोग मिलेंगे, हिंदू धर्म के, इसलिए इसको हम लोग हिंदू राष्ट्र के रूप में भी हम लोग जानते हैं। बाद बाकी यहाँ पर आपको नेचुरल से भरा पूरा, तो जड़ी बूटी का पूरा भरमार आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, नेपाल में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो धार्मिक जो है देखिए मंदिर वगैरह बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, नेचुरल जो है फिनोमेना बहुत आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ साथ में सार्क ने इसको भी एक केंद्र बनाया है जिसका क्या नाम है, सार्क टीबी एंड एड्स केंद्र। ठीक है, टीबी जो बीमारियां होती है और एड्स बीमारी होता है, सार्क के जितने भी मेंबरशिप कंट्रियां हैं उसमें इन सब बीमारियों को देख रेख करने के लिए एक संस्था बनाई है। कहाँ पे है वो, आपका नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में पूछेगा तो सार्क के टीबी एवं एड्स केंद्र मौजूद है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हम लोग का भूटान। अगला जो मेंबर है हमारे सार्क का वो कौन है, भूटान। भूटान को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होती है क्या कहते हैं, बहुत सारा बिजली कड़कने वाले काम बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसलिए इसको लैंड ऑफ थंडरलैंड कहते हैं। बाद बाकी इसके पास नेचुरल से भी भरा हुआ, ये भी प्रकृति के खजाना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसका जो कैपिटल होगा पूछता है कि जो अक्सर पूछा जाता है भूटान का कैपिटल कहाँ है, तो थिम्पू है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो हम लोग का कंट्री है सार्क का वो कौन है, आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं एक सार्क के द्वारा एक केंद्र चुना गया है, तो वह क्या है, सार्क का कृषि केंद्र। ठीक है, सार्क का कृषि केंद्र कहाँ पर है, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है थोड़ा सा कि बांग्लादेश का हिस्ट्री के बारे में, कि बांग्लादेश को जो आज़ादी मिली थी या बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में। ठीक है, इससे पहले जो है ना ये बांग्लादेश पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जानते थे। ठीक है, जो पाकिस्तान दो भाग में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान जो अभी ऑलरेडी जो है मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में कौन था आपका, तो बांग्लादेश। ये जो जब अलग हुआ दोनों को, कब हुआ, 1971 के बाद इसका जो बांग्लादेश का नाम क्या पड़ गया, पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या पड़ गया, बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पाकिस्तान का ही अगला छोर है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, अगला जो हम लोग याद रखिएगा कि जो हमारा सार्क कंट्रियाँ है ना, सार्क कंट्री में जो भी हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं, उसकी जो नीतियां हैं उसको देख रेख करने के लिए कुछ कुछ देश आगे आए हैं, उसको हम लोग कहते हैं पर्यवेक्षक राष्ट्र। मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो हमारा जो भी राष्ट्र है उसको देख रेख कर रहे हैं कि कहीं ठीक ठाक से ये संस्था चल रही है नहीं चल रही। तो उन सब देशों को जो देख रेख करने के लिए कौन कौन मेंबर है, तो इसमें आप रखिएगा इसके जो है 9 मेंबर है। कितने हैं, 9 जो है, 9 जो है मेंबर जो राष्ट्र है वो देख रेख करते हैं। पहला जो आपका याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा क्या हो गया, तो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार पूछेगा कि उसके अंदर तो नहीं आता सार्क के अंदर, लेकिन ऑब्जर्वेशन करने वाले पर्यवेक्षक के राष्ट्र में म्यांमार को शामिल किया गया। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, ईरान। तो ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और ईरान। अगला जो हम लोग क्या है, क्या मॉरिशस, और इधर से साउथ कोरिया। मॉरिशस और साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया का फ्लैग दिख रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ से देखिए इधर से आपका अमेरिका, फिर यूरोपियन यूनियन ऑफ जो हो गया, मतलब यूरोपीय संघ, ये भी शामिल होते हैं। और उसके बाद क्या हो गया, चाइना और जापान। ठीक है, ये 9 जो ऐसे कंट्रियां हैं जो कि पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहाँ की क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इसमें जो सहयोग क्षेत्र क्या है इसका, किसका, तो सहयोग क्षेत्र सार्क का क्या क्या सहयोग है, कि ये जितने भी देश हैं, 8 देश है जो हम लोग का उस सार्क के, वो क्या किस किस क्षेत्र में अपना सहयोग देंगे। तो पहला जो मुद्दा आता है वो कौन सा है, पर्यावरण। ठीक है, इन्वायरमेंट को लेके, कि इन्वायरमेंट को लेके ये सतर्क रहते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को पूरा का पूरा राष्ट्र में जो है इन्वायरमेंट ठीक ठाक है कि नहीं। तो पहला मुद्दा जो रहता है सहयोग क्षेत्र किसको लेके, पर्यावरण को लेके चिंतित रहते हैं।
सेकेंड जो है प्राकृतिक आपदा। अगर मान लो कि इन सब देशों में कहीं पर प्राकृतिक आपदा हो गया, नेचुरल जो डिजास्टर हो गई, तो उसका समाधान अगर एक कंट्री से नहीं हो पा रही है तो सब का सब जितने भी सार्क के जो मेंबरशिप देश हैं वो सब मिल के क्या करेंगे, इस प्राकृतिक आपदा से निपटने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो दूसरा जो है आपका क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये नेचुरल डिजास्टर का आपको इमेज लगा दिए। अगला तीसरा जो है आपका है कि बायोटेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सब भी देश मिलके अपना पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी लगाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के कैसे कैसे हमको अपने देशों को और ज़्यादा डेवलप करना है, उन्नत करना है, नई नई टेक्नोलॉजियों को लाना है, ये भी बात है। अगला जो है सामाजिक मुद्दे और शिक्षा से क्षेत्र, जो भी सोशल इशू लेके बात करते हैं कि ये भी सोचते हैं कि जो हमारे देश में, हमारे जितने भी देश है सार्क के अंदर, उन सब में अच्छे गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके और जितने भी सामाजिक जो इशू है, मुद्दाएं हैं, उसको मिलजुल के क्या करें, उसका समाधान करें। तो अगला जो क्षेत्र है किसका, सामाजिक मुद्दे और शिक्षा। उसके बाद सिक्योरिटी को लेके भी ये सब बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं सार्क देश कि सिक्योरिटी कैसे करना है, कि अगर मान लो कि किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी हो गया तो अगर एक कंट्री से नहीं संभल रहा है तो पूरा का पूरा सार्क जो देश के सदस्य है वो मिलके इन सब सुरक्षाओं के प्रति वह सतर्क रहेंगे। ठीक है, अगला जो है संस्कृति, ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि सार्क देश के जो जितने भी सार्क देश के अंदर आते हैं वे सब अपने संस्कृति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और ये सार्क देश चाहेगी कि जो हमारा जो संस्कृति है वह पूरा दुनिया में क्या करे, वह अपना जो अपना दुनिया में अपना बोलबाला कर सके या अपना पहचान बना सके। तो संस्कृति को भी कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं कौन, ये सार्क कंट्रियाँ। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और समझते हैं क्या कि ये आखिरकार जो सार्क का आखिरकार उद्देश्य क्या है, किन मकसद से बनाया गया है ये जो सार्क कंट्री है उसका। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो है ये इसका पहला उद्देश्य है कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, पहली बात तो इन देशों के बीच में या यहाँ के जो लोग रहते हैं उसके कहीं न कहीं उसका कल्याण किया जाए और उसके जीवन को और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण किया जाए, गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, क्वालिटी में ठीक किया जाए, यहाँ की जो नीतियाँ हैं उसको ठीक ठाक किया जाए। दूसरा उद्देश्य क्या है कि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ये भी जो भी देश होते हैं उसके जो आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, सामाजिक उसका जो सोशल एक्टिविटियाँ कैसी है और यहाँ की जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, उसको कहीं न कहीं बढ़ावा देना, तेजी लाना, ताकि ये सब कंट्रियाँ जल्दी से जल्दी क्या हो सके, डेवलप हो सके। अगला जो हमारा उद्देश्य है वह सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना। मतलब जिस समूह में रहते हैं उन सब में आत्मनिर्भरता बढ़े, खुद अपना प्रोडक्शन करें, अपना देश खुद डेवलप करे, अच्छे अच्छे क्वालिटी का जो प्रोडक्शंस करे, तो ये आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और साथ में क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ताकि अगर आत्मनिर्भर रहे, अगर ये सब राष्ट्र जो है आत्मनिर्भर रहे तो कहीं न कहीं क्या कर सकते हैं कि ये 7 या 8 देश क्या कर सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे किसका, सार्क का। ठीक है, तो आपको हम सार्क के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको दे दिए कि इसका क्या कौन कौन से देश आते हैं, इसका कब इसका गठन कब हुआ, इसका सचिवालय या मुख्यालय कहाँ पे है, कौन कौन से देश पर्यवेक्षक देश है और इसके कौन सहयोग क्षेत्र क्या क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो आप इस वीडियो में पूरा का पूरा सार्क के बारे में जानकारियाँ मिल गई हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।